हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका रिसेंटली आईपीओ आया है। कंपनी का नाम है लेमोजेक इंडिया। तो इस कंपनी के बारे में हम इन डेप्थ जाने से पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो कंपनी का आईपीओ 21 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में खुलने वाला है। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। 200 का कंपनी ने फिक्स प्राइस सेट किया है। दैट मीन्स कि ज़्यादातर जो कोटा रखा गया है वो रिटेलर्स के लिए रखा गया है 50% कोटा। सो रिटेलर्स को कंपनी ज़्यादातर शेयर्स देना चाहती है यहाँ पे। कंपनी जो है जो लेमिनेशंस वाले जो सेगमेंट है उसमें काम करती है, जो कि हमारे जो वुड वाला काम होता है उसके बाद जो लेमिनेशंस लगती हैं, वुड के अलावा जो दीवारों पे लेमिनेशंस लगते हैं, सो वो जो लेमिनेशन वाला जो काम है वो बनाती है। साथ में मेनली कंपनी लेमिनेशन बनाती कम है, दूसरी जगह से खरीद के बेचने का काम ज़्यादा करती है। सो इस कैटेगरी में काम करने वाली कंपनी ये है। सेकंड अगर देखते हैं तो कंपनी पैसे उठाना चाह रही है यहाँ पे 200 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा करके 60 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रही है इस आईपीओ के थ्रू। जो यहाँ पर प्रमोटर्स हैं उनके पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 70% ही रह जाने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी की ये आपके सामने एक वेबसाइट है, जैसे कि ये लेमिनेशंस आपको लकड़ी वाले देखने को मिल रहे हैं। इस टाइप से अलग अलग टाइप के लेमिनेशंस होते हैं जो कि एक कंपनी बनाती है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर के हिसाब से, जो कि मार्केट में आज के दिन ज़्यादा चल रहा है उसके हिसाब से, राइट। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। कंपनी का जो वेबसाइट का नाम है lemozic.in, ठीक है। बाकी आप जानते ही होंगे लेमिनेशंस क्या होते हैं, और आई थिंक सभी ने कुछ ना कुछ काम करवाया हुआ ही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में और इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी ये पैसे उठा रही है, इसके पीछे जो मेन रीज़न जो कंपनी ने बताया है वो है एक तो रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोर। कंपनी के बारे में कोई लोन ठीक थोड़ा है तो वो चुकाना है। साथ में कंपनी के बारे में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स की कंपनी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको चुकाना है। साथ में ही इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है। कंपनी बोलेगी हमें थोड़ा सा अपने आप को बहुत पुश करना है मार्केट के अंदर में, ताकि लोग हमारे बारे में जाने और हम मार्केट के अंदर में एक नाम बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, मतलब दूसरी छोटी मोटी कंपनियों को खरीदना या फिर एडवर्टाइजमेंट करना, ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ में आता है। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जो कि नॉर्मली धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ती है, थोड़ा छोटा मोटा प्रमोशन के साथ में। और यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में कंपनी 14 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। नाउ दैट्स ग्रेट। सो अच्छा खासा पैसा कंपनी खर्च कर रही है यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर में भी। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी जो प्रमोटर्स हों उनके जो मेन जो करता धरता है इस कंपनी उनका नाम है विनोद जूठालाल जूठालाल विनोद जूठालाल विसारिया। तो इनके पास में 72% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और 50% के आसपास में आईपीओ के बाद में रह जाने वाली है। सो यही मेन करता धरता है इस कंपनी के। अब यहाँ पे कुछ रेड सिग्नल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के आईपीओ के अंदर में, उनके बारे में भी थोड़ा ओके। सो यहाँ पर कंपनी की किस तरीके से शुरुआत हो रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई कि कंपनी जो है पार्टनरशिप फर्म के नाम से स्टार्ट की गई थी 2020 में, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया पार्टनरशिप फर्म के नाम से 2022 के अंदर में। दिसंबर 2022 में पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर इस पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया गया 2023 के अंदर में, और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि आईपीओ लेके आया जा सके। सो यहाँ पे 2020 में शुरू हुई कंपनी 2024 के अंदर में आईपीओ लेके भी आ गई, वो भी 200 करोड़ रुपए की कंपनी बन भी गई। सो काफ़ी फास्ट ये कंपनी है, जो कि शुरुआत से लेकर के यहाँ पर 200 करोड़ तक बनी है, बहुत ही फास्ट स्पीड से बनी है यहाँ पर। तो ये काफ़ी थोड़े से सवाल खड़े होते हैं कि यार ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट बन सकती है वैसे, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है लेमोजेक नाम से ये रजिस्टर्ड है, बट ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपनी के नाम पे नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके नाम पर है विनोद जूठालाल विसारिया। अब ये काश जूठा ही ना हो गई। नेक्स्ट अगर कंपनी के पास में आज के दिन एक वर्कशॉप है जो कि ऑपरेटेड है, जो कि एकमात्र वर्कशॉप है इनके पास में आज के दिन जो कि ऑपरेशन के अंदर में है, वो महाराष्ट्र के अंदर में है, मेहुल रोड चेंबूर महाराष्ट्र के अंदर में। बाकी इनके पास में कोई वर्कशॉप आज के दिन नहीं है। और आज के दिन जो इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 21,000 पीसेज, एक साल के अंदर में 21,000 पीसेज बनाने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनके खुद के पास में। बाकी उसके सिर्फ 17% के ऊपर में ही आज के दिन ये काम कर रही है। कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस नहीं है, नई कंपनी है तो केस कहाँ से होंगे। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से ये एक जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलरली, जो कि इनका एक फ्रेंचाइजी के हिसाब से फ्रेंचाइजी पे दे रखी है वो भी प्रॉपर्टी, बट इन्होंने ये ओन करते हैं उस प्रॉपर्टी को, और बाद में उसमें फ्रेंचाइजी को दे रखी है ताकि वो डिस्प्ले एक मतलब शोरूम क्रिएट कर सके जो लेमिनेशंस हैं उनका। तो ये प्रॉपर्टी इनकी है, चलाएगा फ्रेंचाइजी वाला, ये उसका एड्रेस है। और यहाँ पर काफ़ी सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं कंपनी की, बहुत सारी की सारी लीज पर हैं, जैसे गोडाउन हो गया, ये वर्कशॉप एक वर्कशॉप हो गया आपके सामने, गोडाउन है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है,
राइट। तो इनके एक बार अगर चेक करना चाहते तो एड्रेस चेक कर सकते हैं, विजिट करना चाहते तो विजिट भी कर सकते हैं अगर कोई आसपास में रहता है तो। यहाँ पर लिखा हुआ है IPR, जो कि ये जो IP जो होल्डर है मेन कंपनी का नाम का जो मेन मालिक है वो विनोद जोठालाल जी है, कंपनी नहीं है। कंपनी में आज के दिन 9 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। बाकी जो और एम्प्लॉय जो होते हैं लेबर क्लास के जो होते हैं उनके लिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इन लोगों से, जो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी मेनली कंपनी के अंदर 9 एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं आज के दिन, परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कंपनी अगर बाइंग का और सेलिंग का अगर काम करती है तो यहाँ पर भी कंपनी के पास में एक फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जो कि जैसे आपके पास में अगर एक शोरूम भी है, राइट, फ्रेंचाइजी पे है, बट एक अगर आप खरीदने और बेचने का भी काम करते हैं तो आपको लोडिंग अनलोडिंग साथ में ही कंपनी मेंटेन करती है, उस जगह को गोडाउन को मेंटेन करती है। तो कंपनी बोल रही है कि हमने उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेबर्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में 1 साल के लिए। जैसे जितने भी हमें लेबर्स चाहिए होते हैं हम उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और हम लेबर्स को हमें प्रोवाइड कर देते हैं। सो कंपनी अगर इतना बड़ा काम है तो कंपनी फुल टाइम के ऊपर में भी रख सकती है, बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे खिला रही है, आई डोंट नो। नेक्स्ट, कंपनी ने आज के दिन अगर कुछ इंश्योरेंसेस भी कर रखे हैं, जो कि एक 28 करोड़ का इंश्योरेंस कर रखा है इन्होंने। स्टॉक्स जो इनके पास में गोडाउन में पड़ा हुआ है उसके लिए 28 करोड़ का। बट द पॉइंट इज कि कंपनी के पास में काफ़ी अच्छे टाइम से कंपनी चलते हुए आ रही है, 2020 से चलती आ रही है। बट जो इंश्योरेंस का पीरियड जो अभी रिसेंट वाला है वो 20 सितंबर 2024 से लेकर के 19 सितंबर 2025 तक का है। बाकी सबका सेम सा ही है यहाँ पर, सितंबर अक्टूबर। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये इनके जो वर्कशॉप है उसकी कुछ फोटो है। ये जो आपको लंबाई चौड़ाई तो दिख रही है, ये इतनी ही वर्कशॉप है जो कि कंपनी IPO से पैसे उठा रही है। ये दूसरा इनका गोडाउन है जहाँ पर इनका माल रखा हुआ रहता है। ये गोडाउन की कुछ इमेजेस आपके सामने हैं। ये लेमिनेशंस होते हैं जो कि अपनी दुकान में अगर लेमिनेशन अगर आप कभी खरीदने गए हो तो इस टाइप से लेमिनेशंस पड़े रहते हैं। ये कंपनी ने बना बना के इकट्ठे कर रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो लेमिनेशन से ही कंपनी का मेनली रेवेन्यू आ रहा है। दैट इज 62 करोड़ रुपीज़ का सितंबर के अंदर में इन्होंने कमाया है। मतलब 6 महीने के अंदर 62 करोड़ का माल बेचा लेमिनेशन वाला। बाकी कंपनी फ्लश डोर्स भी बनाती है, जो कि बने बनाए जो डोर्स आते हैं वो 9 करोड़ का उनसे भी सेल आया है। बाकी कुछ खास कहीं और से सेल नहीं आया है कंपनी का, राइट। बाकी प्लाईवुड भी कंपनी बेचती है, प्रिंट पेपर्स भी बेचती है, लेमिनेशंस भी बेचती है, बट मेनली लेमिनेशन का काम हो रहा है। नेक्स्ट, कंपनी का जो सेल आ रहा है मैक्सिमम जो कहाँ से आ रहा है, तो उसके अंदर में एक नाम यहाँ पे देखने में डायरेक्ट सेल की कंपनी 50 करोड़ का जो माल बेचा है वो कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचा है। क्योंकि B2B और B2C सेक्टर के अंदर में कंपनी काम करती है। वी सेल और प्रोडक्ट टू B2B कस्टमर्स एंड ऑल आवर सेल इज B2B कस्टमर लोकेटेड विद इन महाराष्ट्र इंडिया। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट सेल किस चीज़ की है, तो फिर ये डीलर्स और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। तो डायरेक्ट सेल तो ये B2B नहीं होगी। अगर ये डायरेक्ट अगर कस्टमर को भी बेच रहे हैं तो वो B2B हुआ अगेन, राइट। तो B2B में आता है तो वो अगेन डायरेक्ट सेल ऑथोराइज के थ्रू। आई थिंक ये जैसे कुछ तो घपला है यहाँ। मे बी ये दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो जो ये होते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं उनको डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो B2B सेल में ही मानी जाती है। बट डायरेक्ट मानी जाती है कि ऑथोराइज डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू नहीं हुई है। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं, फिर वो कस्टमर्स को बेचते हैं। यहाँ पर ये B2B सेल जो कंपनी वाले होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कंस्ट्रक्शन वाले, उनको बेचने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये आजकल ये भी नहीं होता है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं सो वो उनको भी बेचते हैं तो वो भी B2B सेल में ही आता है। सो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं मैक्सिमम अपनी जो रेवेन्यू आ रहा है वो। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू भी कुछ जा रहा है, बट फ्रेंचाइजी तो भी स्टार्ट ही हुई है, सो यहाँ से कुछ खास नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, अब कंपनी का लास्ट में एक बार देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, कितना पैसा लगा हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो 81 करोड़ रुपए कंपनी में लगे हुए हैं। दैट मीन्स, और जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 26 करोड़ रुपया है। बाकी जितना ही पैसा कंपनी में लगा हुआ उधारी का पैसा है। इसीलिए कंपनी में बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा लगाने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वर्किंग कैपिटल वाला रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ता है। बिकॉज माल तो खरीदा जा चुका है बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है माल का, तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आता है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ ये भी वर्किंग कैपिटल में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये भी वर्किंग कैपिटल में आते हैं। और ये जो है ये बोरोइंग में आता है। तो ये कंपनी को पे करना है, ऊपर से कंपनी को ये बोरोइंग पे करनी है, मतलब उधारी पे करनी है। और ये माल उठा लिया है, उसके पैसे बाकी हैं। तो इसीलिए कंपनी बोल रही थी कि हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। उसमें कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पर जो है अलॉट कर रखे हैं। दैट इज़ दिस वन, 35 करोड़ रुपीज़।
4 करोड़ रुपए का कंपनी लोन चुकाएगी, दैट इज ये वाला। बाकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाला है, ये भी वर्किंग कैपिटल में ही आ जाता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी ने पैसा लगा कहाँ रखा है। तो मेनली यहीं पर एक जो बड़ा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो या तो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, दैट इज 30 करोड़, और 40 करोड़ रुपया इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल तो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो सवाल कहाँ से हुआ? मेन सवाल तो ये है कि एक तो कंपनी का मोस्ट ऑफ द पैसा है वो वर्किंग ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है कि माल बिक चुका है बट पैसा अभी तक आया नहीं है। दूसरा 40 करोड़ रुपए इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। द पॉइंट इज कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वहाँ पर स्क्रैप बहुत ज़्यादा रहता है कि कंपनी ने माल तो बना दिया है बट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े रह जाते हैं, क्योंकि इसी टाइप का डेकोरेटिव आइटम के अंदर में कंपनी काम करती है, तो वहाँ पर कचरा रह जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि तो फैशन होती है वो जल्दी निकल जाती है, चली जाती है, नई डिज़ाइन का फिर नया चलन आता है। अब यहाँ पे अगर इसी चीज़ को ध्यान देते हैं तो कंपनी अगर रेवेन्यू को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है किस तरीके से 73 करोड़ रुपए का कंपनी ने यहाँ पर माल बेचा हुआ है सितंबर 2024 तक। 69 करोड़ का कंपनी ने माल खरीदा, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की कंपनी ने खुद भी कुछ कंज्यूम किया, जैसे कि कंपनी का खुद का वर्कशॉप है तो वहाँ पे कंपनी खुद भी मैन्युफैक्चर करती है कुछ ना कुछ। और ये है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड की कंपनी ने कहीं और से माल खरीदा है, राइट। बट यहाँ पर 17 करोड़ का माल बच गया है, राइट। आपने अगर 100 रुपए का माल बेचा, इसको सिंपल एग्जांपल के साथ में समझते हैं, तो आपने अगर 100 रुपए का माल बेचा, 70 रुपए का माल बेचने के लिए आपने खरीदा, तो आपने 70 रुपए का खर्चा किया, बट उस 70 रुपए में से भी 30 रुपए का माल पीछे बच गया, तो 100 का बेचा, 70 का खरीदा, 30 का बच गया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बच के निकल के आएगा? तो 100 में से 70 गए तो कितने 30 बचे, और 30 रुपए का माल पीछे बच गया, तो टोटल आपका 60 रुपए का प्रॉफिट रह गया, क्योंकि आपके पास में 30 का माल बचा हुआ है और 30 रुपए प्रॉफिट के हो गए। तो यहाँ पे इसी तरीके से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो हर बार यहीं से निकल के आ रहा है कि कंपनी का माल बच जा रहा है पीछे। देख रहे हो, कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है, कैश में कभी नहीं निकल के आ रहा, हर बार सिर्फ एक ही जगह से निकल के आ रहा है, कंपनी का माल पीछे बच जा रहा है, वही नेट प्रॉफिट बन जा रहा है। दैट टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी तो टैक्स देने के बाद में तो ये भी नहीं बच पा रहा है, राइट। हर बार है सेम सिनेरियो, हर बार देखने को मिल रहा है। अब ये नहीं बोल रहा कि पीछे माल बचना बुरी बात है, बुरी बात तो नहीं है, बट हर बार ही बच जा रहा है, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा एक सवाल खड़ा करता है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं वैसे देखा जाए तो, बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट्स कंपनी के यहाँ पर हैं। 8 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल कमाए, इस बार 6 महीने में कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमा लिए नेट प्रॉफिट के अंदर में, दैट्स मार्वलस। बट द पॉइंट इज कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कैश फ्लो के ऊपर में। तो कैश फ्लो में भी कुछ ज़्यादा खास दिक्कतें नज़र नहीं आती हैं, वही सेम इश्यू यहाँ पर भी नज़र आता है जो कि ऊपर नज़र आया है, दैट इज दिस वन। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब सॉरी बिफोर वर्किंग कैपिटल कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आता है वो 16 करोड़ रुपए का निकल के आता है। टैक्स कंपनी ने यहाँ पे पे कर दिया 3.5 करोड़ का। बट यहाँ पर ये अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो कंपनी का बेसिकली देखा जाए तो कैश फ्लो यहाँ पे 3 करोड़ प्लस है पिछले 6 महीने का, अगर देखा जाए मार्च 2024 से लेकर के अब तक का, तो 3 करोड़ रुपए प्लस है। बट दिस इज नॉट द प्लस इन द पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में ये तब होता प्लस जब ये ट्रेड्स पेबल, मतलब किसी को उधारी आपको चुकानी है बट आपने चुकाई नहीं है और आपके पास में उसका कैश पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से आपका 3 करोड़ रुपए प्लस है, तो ये प्लस माना नहीं जाता, राइट। क्योंकि आपको 12 करोड़ रुपए तो आपको चुकाने हैं फिर भी, कि 12 करोड़ रुपए माइनस में, अगर ये चुका दोगे तो आप 12 करोड़ रुपए माइनस में रहोगे कैश फ्लो के अंदर में। यहाँ पर भी यही कि सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये उधारी बची हुई है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड्स पेएबल बचे हुए हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बचे हुए हैं 4 करोड़ रुपए के, तो इनको अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो फिर पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी और माइनस में जाएगा ये भी। तो कैश फ्लो वैसे देखा जाए तो गुड सेंस में पॉजिटिव नहीं है, बैड सेंस में ही पॉजिटिव है अगेन। बट कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं, बहुत भयंकर ग्रोथ करती हैं, फिर अपने आप को पुश करती हैं मार्केट के अंदर में एक जगह बनाने के लिए, उनके जो बैलेंस शीट होती है वो बेसिकली शुरुआत में देखा जाता है कि वो खराब ही रहती है, वो लोन के ऊपर में ही डिपेंडेंट रहती है। सो अगर ये उस तरीके से अपने आप को पुश कर रही है कंपनी, तो फिर कंपनी के बैलेंस शीट्स खराब रहना लाजमी है। और दूसरी चीज़ 60 करोड़ रुपए यहाँ से मार्केट से आईपीओ से उठा रही है, तो ये सारे के सारे जो कंपनी को पे करने हैं ये पे हो जाएंगे। और ये कंपनी अगर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू रखती है, स्टिल अगर मैनेज रखती है कि हाँ इस तरीके से कंपनी बनाए रखेगी नेट प्रॉफिट्स को, तो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। बट द पॉइंट अगेन इज कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो माल में निकल के आ रहा है, पैसे में नहीं निकल के आ रहा।
से में निकल के नहीं आ रहा है। तो ये अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन सेंस में समझे तो 100 रुपये का माल बेचा, 100 रुपये का माल मैंने खरीदा, बट 20 रुपये का माल पीछे बच गया तो वह मेरा प्रॉफिट हो गया। अब बच गया, क्या पता वो माल बिकने लायक है भी या फिर नहीं है, बेकार कचरा हो, और ऊपर से ट्रेड रिसीवेबल बच गया है, वो तो फिर से मेरी हेडेक है अगेन की वो जिन मांग थोड़े और रह गए और मेरे को पे करना है अपने सप्लायर्स को भी, वो बाकी पड़ा हुआ है। सो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंस में भी नहीं देखा जा सकता, इसको नेगेटिव में ही ज़्यादा देखना बेहतर रहता है। बट लेट्स सी कि ये कैसा निकल के आता है। सो आगे के जो रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना मेन रहेगा हमारे लिए। दैट्स ऑल। बाकी मेरा जो जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, बट इतना बुरा भी नहीं बन रहा है, ठीक ठाक नॉर्मल बन रहा है, न्यूट्रल हुआ है, ऑन द न्यूट्रल साइड। अप्लाई करना है कि नहीं करना, मैं पर्सनली है कि मैं तो नहीं करने वाला। आप अपना देख सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपने हिसाब से और रिसर्च करके। दैट्स ऑल। फाइनली सी यू टुमारो।